चलो आज मैं आपको टैली ERP9 का परिचय देने वाला हूँ। आजकल की बड़ी कंपनी में अपना सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो अपने अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ये टैली स्मार्ट और मीडियम आकार की व्यावहारिक कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। टैली भारत में इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक है। टैली को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप से परिभाषित किया गया है जो कि सभी व्यवसाय या व्यतिरिक्त संचालन के लेन देन रिकॉर्ड करता है। टैली एक बहु कार्यात्मक सॉफ्टवेयर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, PRL प्रिपरेशन और कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल करेंसी फंक्शन, बिलिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस, आपकी पसंदीदा GST कैलकुलेशन और कई संचालन करता है। तो फीचर ऑफ टैली ERP9 के फीचर कौन कौन थे? रिमोट एक्सेस एक टैली ERP9 कहीं से भी रिमोट के द्वारा डेटा एक्सेस करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। इस फीचर के यूजर्स रिमोट यूजर ID बनाते हैं, प्रारूपित करता है और रिमोट एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेट टू बी इन tally.net। टैली ने डिफ़ॉल्ट रूप में अनुकूल माहौल बनाता है कि जो इंटरनेट पर आधारित विभिन्न सेवाओं की सुविधा के लिए पीछे ही काम करता है। और एक टैली ERP इस नेट की सर्विस के लिए इनेबल होता है कि टैली नेट निम्नलिखित सेवा की क्षमता और प्रदान करता है। tally.net के फीचर रिमोट यूजर बनाना है और उन्हें मेंटेन करना है, रिमोट एक्सेस, रिमोट सेंटर, सपोर्ट सेंटर। tally.net माध्यम डेटा सिंक्रोनाइज, प्रोडक्ट अपडेट, अपग्रेडेशन करता है। सिंप्लीफाइड इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है कि टैली ERP9 एक नए सुधारित इंस्टॉलर के साथ आता है। ये यूजर की आवश्यकता को अनुसार एक ही स्क्रीन से अलग अलग सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने की अनुमति देता है। तो कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर ये नया फीचर है कि टैली ERP9 में शामिल किया गया है। ये यूटिलिटी अलग अलग जगह पर इंस्टॉल टैली और यूजर के बीच इंटरफेस करती है। तो कंट्रोल सेंटर की मदद से आप पूर्व निर्धारित सिक्योरिटी के स्तर के साथ यूजर बना सकते हैं। सेंट्रली टैली क्या है? मतलब कि ERP को मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साइट पर सरेंडर, कन्फर्मेशन, रिजेक्टर और सकते अकाउंट से संबंधित जानकारी को बनाए रखते हुए। तो इनांस लुक ऑफ फील, सिद्धांत रिजाइजिंग ऑफ स्क्रीन, यूजर टैली की स्क्रीन विंडो पे अपने हिसाब से रिलाइज कर सकते हैं। ये रिलाइज के मापदंड जैसे ऊंचाई और चौड़ाई tally.net फाइल में परिभाषित होती है। इसी तरह से स्क्रीन का आकार बदलने के यूजर विभिन्न कंपनी के समान रिपोर्ट की तुलना कर सकता है। मल्टीपल सिलेक्शन कैपेबिलिटी, यूज़र एक रिपोर्ट में कई लाइनों के एक साथ सिलेक्ट करता है कि और रिपोर्ट आवश्यकता के आधार पर इन्हें डिलीट, हाइड कर सकता है। इन्फॉर्मेशन पैनल की नीचे बाग होती है। तो इसमें 5 ब्लॉक होते हैं। एक प्रोडक्ट है, वर्जन है, एडिशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर क्या है? डाटा सिंक और रिमोट कनेक्टिविटी दौरान के कनेक्शन स्टेटस को दर्शाता है। कैलकुलेटर के रूप भी काम कर सकता है। इनहांस प्योरल कंप्लायंस, प्योरल कंप्लाइंस, टैली ERP9 अब पेरोल अधिक सरल और बिजनेस के सारे अकाउंटिंग फंक्शन को अधिक कार्यक्षम बनाए गए। इसके एडवांस वैधानिक फीचर के प्रोसेस को बेहतर, तेज, सटीक बनाया गया है। एक्साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, टैली ERP9 उत्पादन शुल्क के संबंधित व्यापार की आवश्यकताओं के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदान करता है। ये हमने टैली के बारे में सब पढ़ लिया। उसके बाद जाएंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसको कहते हैं लेखांकन परिभाषा। ट्रेड क्या है? एक व्यापार है। कोई भी कार्य जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने उद्देश्य से किया जाता है, मतलब सेल्स परचेस कहलाता है। प्रोफेशन क्या है? एक पेशा है। कोई भी कार्य जिसमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसा पेशा कहलाता है। जैसे वकील, अध्यापक आदि। CS भी आते हैं, CA आते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस क्या है? व्यवसाय, ऐसा कोई कार्य जो लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है, जैसे बैंक, बीमा आदि। उसके बाद ओनर क्या है? एक मालिक है। एक व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं व्यापार संचालन करने के लिए, व्यापार का जोखिम उठाते हैं कि तथा लाभ हानि के अधिकारी होते हैं। ये व्यापार की एक स्वामी कहलाते हैं।
उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? पूंजी, मतलब कि वह धन राशि जो व्यापार में माल, रोकड़ अथवा संपत्ति के रूप से लगाकर प्रारंभ करता है, ये पूंजी कहलाते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉविंग। ड्रॉविंग क्या है? अपहरण या निजी व्यापारी अपने निजी कार्य के लिए रोकड़ या माल फर्म से निकालता है और आहरण करता है। उसके बाद गुड्स। गुड्स क्या है? एक माल है, जिस वस्तु के व्यापार प्रारंभ करता है उसे उसका माल कहलाता है। उसके बाद परचेस। परचेस क्या है? व्यापार द्वारा खरीदा जाता है, कहलाता है। उसके बाद परचेस रिटर्न, मतलब कि जैसे हम खरीद हुए माल को क्या करते हैं, माल को विक्रेता को वापस कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परचेस रिटर्न। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स क्या है? जो माल बेचा जाने के विक्रय कहलाता है। तो परचेस रिटर्न क्या है? मतलब कि खरीदे हुए माल को हम क्या करते हैं? वापस करते हैं। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स क्या है? बिक्री, जो माल बेचा जा सकता है उसको कहते हैं सेल्स। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? मतलब कि जैसे हमने सेल किया, उसी कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। माल में कुछ वापस आ जाता है, उसको बिक्री वापसी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है? मतलब व्यापार का स्वामी, प्रोप्राइटर, सॉरी मैंने बोल दिया था प्रोप्राइटरी। उसके बाद प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या है? व्यापार का स्वामी, वह व्यक्ति जो व्यापार को पूंजी लगाता है या तथा व्यापार को संचालन करता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। उसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? एक दायित्व है। दायित्व मतलब कि जैसे ऋण जो अन्य व्यक्तियों के अपने स्वामी को चुकाने होते हैं, दायित्व कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लॉन्ग टर्म फिक्स लायबिलिटी, मतलब स्थायी दायित्व, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी हम लोन लेते हैं या कुछ भी, मतलब कि बाहर से पैसे उठाते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। यस, ये दायित्व के 1 साल के बाद व्यापार को समाप्त करने के लिए चुकाना होता है। यस। उसके बाद शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी क्या होती है? चालू दायित्व। ये दायित्व जो 1 साल के समय में चुकाने होते हैं, 1 साल के अंदर। यस। उसके बाद आता है स्टॉक रेट। किसी व्यापार के वर्तमान से जो माल हमारे पास उपलब्ध है वह रहतिया कहलाता है। मतलब इस साल के अंत में जो माल बिना बिके जाता है तो ये अंतिम कहलाता है, और अगले साल के लिए पहले ही दिन वह माल प्रारंभिक रहित कहलाता है। उसके बाद क्रेडिटर, उस क्या कहते हैं? लेनदार। वह व्यक्ति जो संस्था के किसी अन्य व्यक्ति के संस्था को उधार माल पर पैसा उधार देता है, ऋणदायित्व लेनदार कहलाता है। उसके बाद डेटर क्या है? वो एक देनदार है, वह व्यक्ति या संस्था को जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ से उधार माल या पैसा उधार लेता है, उसे ऋणी या देनदार कहलाता है। उसके बाद एसेट क्या है? एक संपत्ति, व्यापार में समस्त वस्तुएं संचालन में सहायक होती है, ये समाप्ति कहलाती है। ये जो 2 प्रकार की होती है। उसके बाद फिक्स एसेट क्या है? अचल, एक स्थायी समाप्ति के वे वस्तुओं को जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती है, स्थायी समाप्ति के लिए कहलाती है, और जिन्हें बेचने के लिए खरीदा जाता है, जिसे वो भवन, मोटर गाड़ी, फर्नीचर आदि कहते हैं। उसके बाद करंट एसेट क्या है? एक चल या अस्थायी संपत्ति, वह संपत्ति जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती, जिसे रोकड़, बैंक में जमा पैसा, स्टॉक आदि। उसके बाद एक्सपेंसेस, वे माल को जो खरीदने तथा बेचने के लिए खर्चे में जो व्यय लगता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष जो खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है और माल के उत्पादन में करता है, अर्थात कच्चे माल पर होने वाला खर्चा, मतलब प्रत्यक्ष कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब अप्रत्यक्ष, वो खर्च होते हैं जो वस्तु के क्रय, वस्तु के निर्माण से होकर वस्तु की बिक्री, कार्यालय व्यय से होती है। मतलब बिक्री जब करते हैं उसी टाइम पे जो खर्चा लगता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। उसके बाद रेवेन्यू, राजस्व, माल को बेचने पर प्राप्ति होती है वो राजस्व कहता है। उसके बाद इनकम, आय, किसी भी माल को बेचने पर उससे राजस्व प्राप्त होता है, उससे में जो खर्चे घटाने या बाद राशि बचती है उसे कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष वो होता है जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होता है। इनडायरेक्ट मतलब ये होता है जो मुख्य व्यवसाय को छोड़कर ही होती है, जैसे किराया, ब्याज आदि, उसको कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट क्या है? बाटा या छूट, मतलब व्यापारी के द्वारा दिए जाने वाले रियायत, छूट या बाटा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। ट्रेड
ट्रेड डिस्काउंट क्या है? व्यापारिक बट्टा, मतलब व्यापार माल बेचते समय ग्राहक के माल को जो छूट देता है वह व्यापारिक बट्टा कहलाता है, जो बिल में कुछ पैसा कम कर देता है। उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? एक नगद बट्टा है। जब भी किसी ग्राहक को कोई माल उधार बेचा जाता है और उसे निश्चित अवधि में पैसा देना तथा जाता है, अगर वह अवधि से पहले पैसा जमा कर देता है, उससे जो छूट दी जाती है वह डिस्काउंट कहलाता है, कैश डिस्काउंट। उसके बाद बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स क्या है? ऋणत्व। जब उधार की रकम वापस नहीं मिलती उसे डूबत ऋण कहते हैं। मतलब ये हमारा जो मतलब कि हमने किसी को मतलब मनी दी, तो उसने क्या कहते हैं, उधार दिया था हमने माल, तो उसने क्या किया, पैसे ही वापस नहीं किए, उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या होता है? लेन देन। व्यापार में जिन वस्तुओं की क्रय विक्रय होता है उन्हें लेन देन कहते हैं, उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। वाउचर क्या है? प्रमाणक। व्यापार से संबंधित किसी व्यवहार को लेन देन प्रमाणों के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए तथा दिए जाने वाला प्रमाणक कहलाता है, उसको वाउचर कहते हैं। उसके बाद लेजर क्या है? लेजर एक बुक होती है जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल से सभी आंकड़े होते हैं, ये जिनकी एंट्री जर्नल या सहायता पुस्तक में होती है। थैंक यू फ्रेंड। मैं आपकी अगले बार मतलब जब आप अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये मतलब कि नया ज्ञान देने वाला हूँ, तो अगले वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड।